ठीक है। क्या? पोस्ट हाँ? पोस्ट बनाना है, पोस्ट बनाया था आपको तो इसलिए क्या है? इसमें मैं पोस्ट बनूंगा। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर काफशीन अकबर है। हमारा कल एक टॉपिक था जब डिस्कस कर रहे थे कंट्रोल ऑफ ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी एंड सोडियम कंसंट्रेशन। कल बच्चे काफ़ी कम थे मेरे ख्याल में, आज काफ़ी अच्छी क्वांटिटी नज़र आ रही है 146। मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगी हमारे कल वाले लेक्चर को, ताकि जो कुछ बच्चे आज कुछ नए भी हैं तो उनको भी जो है ऑन बोर्ड हो जाए हमारे साथ। तो हमारा जो टॉपिक था वो है कंट्रोल ऑफ ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी एंड सोडियम कंसंट्रेशन। हम बेसिकली ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो सोडियम की कंसंट्रेशन है प्लाज्मा के अंदर, उसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट की ऑस्मोलैरिटी किस तरह से हम उसको एस्टिमेट किस तरह से कर सकते हैं, वो कितनी हो सकती है। जैसे कि पहले भी हमें पता है कि जनाब एक्सक्यूज मी जो मैम, सोडियम जी। मैम स्क्रीन ही शेयर की अभी तक आपने? मेरी स्क्रीन शेयर्ड है। नहीं, यहाँ पे नहीं आ रही है, 1 मिनट ज़रा। स्टॉप शेयर करके दोबारा डालें। डिसेबल किया हुआ है तुमने? आ रही है? आ रही है? अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक था कल वाला एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट ऑस्मोलैरिटी और सोडियम की कंसंट्रेशन हम उसमें डिस्कस कर रहे थे। ठीक है मैम। अच्छा, जो रेगुलेशन है ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी और सोडियम की कंसंट्रेशन वो बड़ा क्लोजली लिंक्ड करते हैं कि जी वो इसलिए भी क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन ईसीएफ में वैसे भी ज़्यादा होती है। ये अगर नॉर्मल रेंज को देखें तो वो 140 से 145 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर के हिसाब से मौजूद है। उसकी एवरेज कंसंट्रेशन किसी भी सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो नॉर्मल एंड हेल्थी इंडिविजुअल है वो एवरेज 142 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 141 भी हो सकती है, 143 भी हो सकती है, लेकिन एवरेज जो है वो 142 है। तो ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी और जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो बड़ी क्लोजली लिंक्ड है और वो बहुत ज़रूरी है कि इनकी ऑस्मोलैरिटी और सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मलाइज हो, ताकि इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड का जो बैलेंस है वो नॉर्मल मेंटेन हो। अच्छा, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को हम एस्टिमेट करते हैं फ्रॉम द प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन। वंस वी नो द प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन वी इजीली एस्टिमेट द प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, सोडियम और उसके जो एसोसिएटेड एनाइंस है, सबसे ज़्यादा क्लोराइड होता है, अकाउंट्स फॉर अबाउट 94% ऑफ द सॉल्यूट्स इन द ईसीएफ। ठीक है, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को हम एस्टिमेट किस तरह से कर सकते हैं कि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इज इक्वल टू 2.1 जो है वो प्लाज्मा ऑस्मोलर जो है क्लियरेंस है, उसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन के साथ। अगर किसी की भी प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन जो अगर 142 मिली इक्विवेलेंट्स है उसे हम 2.1 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल जो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें एस्टिमेटेड वैल्यू मिलती है वो है 298 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। इसका मतलब है जिस भी सब्जेक्ट का सोडियम जो है वो 142 एवरेज होगा तो उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है प्लाज्मा की वो 98 मिली ऑस्मोल्स। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें डिजीज स्टेट भी मौजूद होता है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड टू अदर मोर सॉल्यूट्स, ग्लूकोज भी यूरिया भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, सो सोडियम तो है ही, टू बी मोर एक्यूरेट वील ऐड ग्लूकोज एंड यूरिया कंसंट्रेशन, वो भी प्लाज्मा की दोनों वैल्यूज, और उस पर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जो है वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आ जाती है, स्पेशली उन लोगों में जिनमें थोड़ा डिजीज प्रोसेस रीनल के हिसाब से मौजूद है। अच्छा, जो सोडियम की कंसंट्रेशन है या ऑस्मोलैरिटी की जो हम बात कर रहे हैं उसको जो प्राइमरी सिस्टम है जो उसको चला रहा है वो ऑस्मोरिसेप्टर एडिएट सिस्टम है और थर्स्ट मैकेनिज्म है। अब ऑस्मोरिसेप्टर एडिएट सिस्टम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, थर्स्ट मैकेनिज्म को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें क्या होता है ऑस्मोरिसेप्टर एडिएट सिस्टम के अंदर कि जब भी ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी दैट मीन्स इंक्रीज प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन, चाहे वो ईसीएफ में ही है, it causes in special nerve cells called osmoreceptor cells। क्या करते हैं ये? ठीक है, उस
उसको एक्टिवेट के साथ उसकी तरफ नर्व सिग्नल्स आते हैं ड्यू टू इंक्रीज ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी। ये एंटीरियर हाइपोथैलेमस पे नियर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लिया ये एक ऑस्मोरिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं जो कि सेंस करते हैं इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी को, और ये सेल्स जो है वो श्रिंक कर देते हैं। अब होता क्या है कि इस एरिया में क्योंकि ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी जो है वो सेंस कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स के नियर जो है इस एरिया में ब्लड ब्रेन बैरियर्स मौजूद नहीं होते। सो होता क्या है कि ईसीएफ थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट से जो सोडियम कंसंट्रेशन है वो सेंस करते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स की तरफ नर्व सिग्नल्स है, और वो फॉरन श्रिंक करना शुरू कर देंगे। डायग्राम में हमें नजर आ रहा है ऑस्मो रिसेप्टर्स भी हैं। ऑस्मो रिसेप्टर जैसे श्रिंक करते हैं, सेंस करते हैं इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी को, ये सिग्नल पास करते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस की तरफ, और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से ये फिर सिग्नल्स डाउन चले जाते हैं टुवर्ड्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वेसोप्रेसिन या एडीएच जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, अगर हम इसकी सिंथेसिस की भी बात करें एडीएच की भी, तो बेसिकली एडीएच जो है वो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में 5-6 पोर्शन जो है उसमें सिंथेसाइज हो रहा है। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में इस डायग्राम में नजर आ रहा है 1/6 पोर्शन जो है वो इसके अंदर जो है वो बन रहा है। यहाँ से बनने के बाद सीक्रेटरी वेसिकल पिट्यूटरी स्टक ये चला जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और वहाँ पे ये सीक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में मौजूद होता है। जैसे ही ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है, ऑस्मो रिसेप्टर सेंस करते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, सिग्नल भेजते हैं सुप्रा ऑप्टिक को, तो यहाँ से ये सिग्नल डाउन जाते हैं टुवर्ड्स द पिट्यूटरी स्टक और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अब ये सीक्रेटरी वेसिकल्स जो हैं ये बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। इन सीक्रेटरी वेसिकल के अंदर जो है वो एडीएच बना हुआ है। ठीक है, फॉर्मेशन हो चुकी है इसका, और ये सुप्रा ऑप्टिक में और पैरावेंट्रिकुलर में, ज़्यादा पोर्शन इसका सुप्रा ऑप्टिक में एंड लेसर पोर्शन इन पैरावेंट्रिकुलर। और उसके बाद इसकी रिलीज कैसे होती है, उसकी रिलीज इस तरह से होगी कि जैसे ये इसकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हुई और उसकी वजह से एंटर होगा इन नर्व एंडिंग्स के अंदर, जहाँ से ये इन जिन जो वेसिकल्स रिलीज होने वाले हैं न्यूरॉन से, वहीं पे कैल्शियम इसमें एंटर होगा उस नर्व एंडिंग के जरिए उस न्यूरॉन में, और वहीं से वो जो है एडीएच रिलीज होना शुरू हो जाएगा। एडीएच रिलीज हुआ, एडीएच रिलीज होने के बाद वहाँ से चला जाता है, डायग्राम में हम देखते हैं सर्कुलेशन के अंदर। सर्कुलेशन में जाने के बाद ये टुवर्ड्स चला जाता है रीनल जो ट्यूब्यूल्स हैं उसकी तरफ, और फिर रीनल ट्यूब्यूल्स में एडीएच के रिसेप्टर्स मौजूद हैं, क्योंकि एक हार्मोन है अपने रिसेप्टर पर अटैच होगा, और अटैच होने के बाद ये अलाउ करता है रीनल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल है, कॉर्टिकल कलेक्टिंग मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट है, और ये इनकी परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता है ताकि पानी जो है वो ज़्यादा कंजर्व हो। क्यों? क्योंकि ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा थी, सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी उसमें के अंदर। तो इस एडीएच ने क्या काम किया कि इसने वाटर को ज़्यादा जो है वो रीअब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। ठीक है, और है कि जैसे इसकी परमेबिलिटी ये डिस्टल ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन्स में ज़्यादा कर रहा है, तो एक्सक्रीशन का जो सिस्टम है उसमें बड़ा स्मॉल वॉल्यूम और कंसंट्रेटेड यूरिन आ रहा है। अब यहाँ पे पानी का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, लेकिन सॉल्यूट्स एज इट इज जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं इसी के अंदर। वाटर इज कंजर्व इन द बॉडी व्हाइल द सोडियम एंड अदर सॉल्यूट्स कंटिन्यू टू बी एक्सक्रीटेड इन द बॉडी। जब भी ईसीएफ के अंदर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, उस ऑस्मोलैरिटी की ज़्यादा होने की वजह से ऑस्मो रिसेप्टर जो है वो जो है सेंस करेंगे इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी को, और इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी की वजह से वो श्रिंक कर जाएंगे ऑस्मो रिसेप्टर एंटीरियर हाइपोथैलेमस नियर सुप्रा ऑप्टिक एरिया, और वहाँ से वो सिग्नल भेजते हैं सुप्रा ऑप्टिक में। सुप्रा ऑप्टिक से सिग्नल चले जाते हैं नीचे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में थ्रू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टक, और वहाँ से फिर वो इन नर्व एंडिंग्स में जैसे कैल्शियम एंटर होगा अंदर और वो रिलीज कर देंगे एडीएच या वेसोप्रेसिन। अब ये वहाँ से रिलीज होने के बाद सर्कुलेशन में गए, सर्कुलेशन में जाने के बाद फिर रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर गए, वहाँ पे अपने रिसेप्टर पे अटैच हुए, और इन्होंने डिस्टल ट्यूब्यूल और उन सारे एरियाज में जहाँ पे इनका रिसेप्टर्स मौजूद है उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज की, वाटर को ज़्यादा रीअब्सॉर्ब कराए, बिकॉज एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये एंटी काम कर रहा है, डायूरेसिस नहीं कर रहा है, ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा। इस सिलसिले में होता क्या है कि सब्जेक्ट जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो पास ऑन करता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम होता है और सॉल्यूट्स हैं वो एज इट इज एक्सक्रीट आउट होता है। यहाँ पे ऑस्मो रिसेप्टर एडीएच एक फीडबैक मैकेनिज्म भी है, ये रेगुलेट कर रहा है ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी को इन रिस्पॉन्स टू वाटर डेफिसिट। किसी भी सब्जेक्ट में अगर वाटर डेफिसिट भी हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी ना उसकी,
ठीक है, क्योंकि अगर हम 42 जो मिलीक्यूलेंट सोडियम है ईसीएफ के अंदर, तो वो ईसीएफ के उस 14 लीटर के लिए था। लेकिन अगर आप उस 14 लीटर को कम कर देते हैं, आप उसको 11 लीटर कर देते हैं, आप देखेंगे कि ये वाटर लॉस हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा ईसीएफ, उसके लिए सोडियम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे इस लेवल पे, जब वाटर डेफिसिट होगा तो ऑस्मोलैरिटी ईसीएफ की इंक्रीज हो जाती है। अगेन ऑस्मोरिसेप्टर ने सेंस किया, एडीएच रिलीज हुआ पोस्टर पिट्यूटरी से, प्लाज्मा में सर्कुलेशन में चला गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर में की जो है परमेबिलिटी इंक्रीज की वाटर की, वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ एंड लेस वाटर इज एक्सक्रीटेड। जब बहुत कम पानी एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो फाइनली ये देखेगा कि अब बहुत कम पानी एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ज़्यादा पानी कंजर्व हो रहा है, फिर ये वाटर डेफिसिट को नेगेटिव फीडबैक करेगा और मैसेज सेंड करेगा कि वाटर डेफिसिट करेक्ट हो चुका है। अब ये जो सिलसिला ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज वाला था, एडीएच वाला था, वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, एडीएच की सिंथेसिस का मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा भी रिपीट कर देती हूँ। सुप्रा ऑप्टिक और हाइपोथैलेमस में एडीएच की सिंथेसिस हो रही है और फिर वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और वहाँ से वो रिलीज हो रहा है। हाइपोथैलेमस में दो तरह के मैग्नेटोसेलुलर लार्ज न्यूरॉन्स मौजूद हैं, जिनका नाम जो है सुप्राऑप्टिक पैरावेंट्रिकुलर है। 5/6 पोर्शन जो था इसका एडीएच का, वो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लिया में सिंथेसाइज हो रहा है, 1/6 इन द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया। और इनकी ये जो न्यूक्लिया क्योंकि हाइपोथैलेमस से मौजूद है, इनकी जो एक्सोनल एक्सटेंशन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जहाँ पे ओसिकुलरी वेसिकल के फॉर्म में आके वहाँ पे मौजूद होते हैं। होता है क्या कि सुप्रा और वेंट्रिकुलर न्यूक्लिया जो स्टिमुलेट एंड इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी नर्व इंपल्सेस डाउन टू दीज नर्व एंडिंग्स, और उनकी जैसे मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज होती है एंड इंक्रीज इन कैल्शियम एंट्री, ये फौरन जो है वो एडीएच को रिलीज करना शुरू कर देते हैं इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज कैल्शियम एंट्री। एडीएच हमेशा जो उसकी जो सिक्रीशन है वो ऑस्मोटिक स्टिमुलस में बहुत रैपिड है, ठीक है, so that the plasma ADH concentration increases several fold within a minute। अगर किसी भी सब्जेक्ट का वाटर लॉस हो गया या उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो विदिन अ मिनट प्लाज्मा में ADH की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी को ये बहुत रैपिडली रिस्पॉन्स करता है। दैट्स thereby providing a rapid means for altering renal excretion of water। की वजह से ज़ाहिर है जब एडीएच की लेवल प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा मौजूद होगी विदिन अ मिनट्स, तो रीनल जो एक्सक्रीशन ऑफ वाटर है ना, उससे भी ऑल्ट्रेशन आना शुरू हो जाएगी और वो कम हो जाएगा। AV3 रीजन सेकेंड ऑस्मोरिसेप्टर एरिया, एक इस ऑस्मोरिसेप्टर एरिया हमने कौन सा पढ़ा है, एडीएच वाला, ठीक है। दूसरा है AV3 रीजन सेकेंड, एक ऑस्मोरिसेप्टर एरिया है, ये भी कंट्रोल कर रहा है ऑस्मोलैरिटी को, एडीएच सिक्रेशन को, और इसको AV3B को हम एंटीरो वेंट्रल रीजन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के नाम से भी कॉल करते हैं। अच्छा, ये जो रीजन है AV3B या एंटीरो वेंट्रल रीजन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, इसका जो अपर पोर्शन है वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिसे सब कॉर्निकल ऑर्गन कहा जाता है और ऑर्गन वेस्कुलस कहा जाता है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में एक छोटा सा एक पार्ट है, छोटा सा एरिया है, मीडियन प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है। अब होता क्या है कि between these two is median preoptic nucleus which has multiple nerve connection with the two organs। ये कौन से organ, subcortical और organum vesculosum, उसके साथ उसका connection है as well as supraoptic nuclei के साथ भी है। तो जो preoptic nucleus है AV3B region के अंदर, उसके बहुत सारे multiple nerve connections हैं, ये सबकॉर्निकल के साथ, वेस्कुलोजम के साथ भी है और फिर ये सुप्राऑप्टिक के साथ भी है। और बेसिकली क्या कर रहा है, ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर रहा है, उसके साथ उसका जो है वो कॉन्टैक्ट है। और सिमिलरली ये इसके जो कंट्रोल सेंटर्स है मेडुला इन द ब्रेन। अगर AV3 रीजन जो है एंटीरो वेंट्रल रीजन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, इसकी अगर रीजन हो जाए तो काफ़ी सारे मल्टीपल डेफिसिट्स हो सकते हैं कंट्रोल ऑफ ADH सिक्रीशन। फर्स्ट जो सिस्टम है वो डेफिसिट हो जाएगा सोडियम की एपिटाइट एंड ब्लड प्रेशर। अगर इन ही एरियाज को, इसका मतलब कि AV3B रीजन को अगर और स्टिमुलेट किया जाए थ्रू एंजियोटेंसिन 2, तो ये एडीएच की सिक्रीशन भी इंक्रीज कर देगा, थर्स्ट भी इंक्रीज कर देगा, सोडियम एपिटाइट भी इंक्रीज कर देगा। तो जो AV3B रीजन है एंटीरो वेंट्रल रीजन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू कंट्रोल द एडीएच सिक्रीशन। और जो ऑर्गन वेस्कुलोजम है वहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई जो है that leaks the typical blood brain barrier, जो कि ज़्यादातर चीज़ें क्रॉस कर जाती है, डिफ्यूज आउट कर जाती है। इस एरिया में यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर्स नहीं है,
सो क्या होता है कि जो आयन है, जैसे सोडियम को ज़्यादा अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो डिफ्यूज आउट नहीं हो पाते ब्रेन में। ये इनके लिए बड़ा जो है इम्पॉसिबल है कि जो वहाँ से वो चले जाएँ। तो दिस मेक्स इट्स पॉसिबल फॉर आयंस एंड अदर सॉलिड्स टू क्रॉस बिटवीन द ब्लड एंड द लोकल इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन दिस रीजन। और उस रीजन के अंदर, AB3 रीजन के अंदर ये ब्लड और लोकल इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू आयंस क्रॉस करेंगे। अदरवाइज तो ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं, इसको आराम से क्रॉस करके जो है ब्रेन में एंटर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ब्लड और लोकल इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू आयंस जो है वो क्रॉस करेंगे। अब उसकी वजह से वो क्या रहा है, ऑस्मोरिसेप्टर्स जो है रैपिडली रेस्पॉन्स करते हैं, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ ECM and exerting powerful control over the secretion of ADH and over thirst। अब ज़्यादातर जो थर्स्ट और ADH है उनके जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैच करते हैं आपस में, वो भी हम अभी जो है वो डिस्कस करेंगे उसको। Stimulation of ADH release by decreased arterial pressure and decreased blood volume। ADH को तो एक तो हमने डिस्कस किया जी, ADH रिलीज कैसे हो रहा था, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी पे रिलीज हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ADH एक फैक्टर है जिसकी वजह से रिलीज हो रहा है, विच इज आर्टीरियल प्रेशर, डिक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर एंड डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। अब जो ADH की रिलीज है बेसिकली इज कंट्रोल्ड बाय कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस दैट रेस्पॉन्ड टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम। अब यहाँ पे ये जो सिस्टम है, इसमें देखिए जो ADH की रिलीज हो रही है कंट्रोल्ड बाय कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस। और कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस कब काम करते हैं, ये डिक्रीज ब्लड प्रेशर को देखेंगे तो कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्सेज जो है फॉर एक्टिवेट हो जाएंगे। अब जो कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस है ना, ये बेसिकली ऑस्मोलैरिटी को नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे होते हैं ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ये देखेंगे ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो फॉरन कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस जो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये कार्डियोवास्कुलर जो रिफ्लेक्सेस हैं ये अब ADH को रिलीज कराएंगे। अदरवाइज तो जो ऑस्मोलैरिटी थी, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी, उस पर कार्डियोवास्कुलर जो रिफ्लेक्सेस है वो एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं। ये डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम पे हो जाएंगे, डिक्रीज ब्लड प्रेशर पे हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंडरीली वो काम करते हैं, पहले ये बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद वो ADH को रिलीज कराएंगे। कौन कौन से बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस हैं, आर्टीरियल बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस हैं और कार्डियोपल्मोनरी रिफ्लेक्सेस। आर्टीरियल जो है इसमें अगर हम देखें तो हाई प्रेशर रीजन्स हैं सर्कुलेशन के अंदर और कुछ लो प्रेशर रीजन्स भी हैं। हाई प्रेशर रीजन्स हैं सर्कुलेशन के अंदर, तो ये जो रिफ्लेक्सेस का जो पाथवे है, इसका मतलब है जो ये एओर्टिक आर्क है और जो कैरोटिड साइनस है, ये हाई प्रेशर रीजन्स हैं सर्कुलेशन। प्रेशर रीजन्स में कार्डियक एंट्री आ जाता है जहाँ से रिफ्लेक्सेस जनरेट होते हैं, ठीक है। एफरेंट स्टिमुलाई आता है कैरेट बाय द वे ऑफ वेगस एंड ग्लैसोफेरेंजियल नर्व, the synapse and nucleus in the tractus solitarius in the medulla oblongata। ये एफरेंट सिग्नल्स आए थ्रू वेगस ग्लैसोफेरेंजियल, इन्होंने ये सिनेप्स किया ट्रैक्टस सॉलिटेरियस इन द मेडुला ओब्लोंगेटा। इन्हीं की जो प्रोजेक्शंस हैं दैट रिले सिग्नल्स टू द हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया दैट कंट्रोल ADH सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। अब हाइपोथैलेमस का न्यूक्लियस में सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, वहाँ पे प्री ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस सारा मौजूद है। अब यही सिग्नल्स एफरेंट सिग्नल्स वेगस ग्लॉसोफेरेंजियल से ट्रैक्टस सॉलिटेरियस और मेडुला ओब्लोंगेटा वहाँ पे पहुंचे। इन्हीं सिग्नल्स इन्हीं की प्रोजेक्शन ये हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस में भी जाएंगे जो कि ADH सिंथेसिस को और सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है। So, in addition to increase osmolarity, two other stimuli increase the ADH secretion। तो सबसे पहला जो ADH की सिक्रीशन के लिए स्टिमुलाई था वो क्या था, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी। उसके बाद दो और फैक्टर्स भी हैं, दो और स्टिमुलाई भी हैं दैट कॉजेज इंक्रीज ADH सिक्रीशन, इज डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर एंड डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे हमें प्लाज्मा ADH की कंसंट्रेशन नज़र आ रही है वाई एक्सिस में, जो कि हमें नज़र आ रही है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस में देख रहे हैं 0, 5, 10, 15 एंड 20। ये परसेंट चेंज की बात कर रहा है कि कितने परसेंट चेंज आ। ब्लैक डॉट्स में हमें नज़र आ रहा है आइसोटोनिक वॉल्यूम डिप्लीशन। वॉल्यूम था नॉर्मल था, डिप्लीट हो गया है, ठीक है, ये जो ब्लैक डॉट्स हैं। फिर जो वाइट डॉट्स है ये हमें नज़र आ रहा है कि ऑस्मोटिक इंक्रीज हो गया है। ऑस्मोटिक इंक्रीज का मतलब क्या है कि ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो गई है। तो ये हमें ये बता रहा है कि अगर 5% भी अगर हम देखें कि वॉल्यूम डिप्लीट हुआ है तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर हम देखेंगे 10% भी, तो ये अगर यहाँ पे वाटर लॉस हो रहा है ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ADH की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी।
ADH is considerably more sensitive to small change in osmolarity than the similar changes in blood volume. हम अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एडीएच जो है ना ऑस्मोलैरिटी को सेंस कर रहा है, और जो कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस थे वो ब्लड वॉल्यूम और वो ब्लड प्रेशर को देखते हैं। तो एडीएच जो है ना सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ये है कि ऑस्मोलैरिटी को सेंस कर लेता है और अपना काम कर देता है। लेकिन वो उसके मुकाबले में ब्लड वॉल्यूम और जो ब्लड प्रेशर अगर कम है तो उसके कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस काम करेंगे, उसके बाद एडीएच आगे रिलीज होगा। यहाँ पे कुछ रेगुलेशन ऑफ एडीएच सिक्रीशन के कुछ फैक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं। इंक्रीज एडीएच और डिक्रीज एडीएच हमें नजर आ रहा है। तो इंक्रीज एडीएच की जो हमें एक कॉजेस नजर आ रही है, इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, नोजिया, हाइपोक्सिया। तो ड्रग्स आ जाती हैं, कुछ मॉर्फिन है, निकोटीन है, साइक्लोफॉस्फेमाइड है। तो मुख्तलिफ ड्रग्स हैं जिसमें कि हम देखें कि मॉर्फिन जो है वो पेन किलर यूज होती है, निकोटीन वैसे ही स्मोकिंग के अंदर मौजूद होती है, और भी बहुत सारे निकोटीन के जो है वो फैक्टर्स आते हैं। साइक्लोफॉस्फेमाइड इज यूज्ड फॉर कैंसर ड्रग्स। अच्छा जी, डिक्रीज एडीएच जो है वो डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, और कुछ ड्रग्स हैं जहाँ पर अल्कोहल, क्लोनिडीन एज एक्ट एज एन ड्रग यूज होती है, हेलोपेरिडोल है, और डोमपेरिडोल एपिलेप्सी में ज़्यादा यूज होती है, और भी साइक्लोड्रग्स भी यूज होती थी। काफ़ी सारी ये ड्रग्स भी हैं, फैक्टर्स भी हैं। दो तरह के हमारे पास यहाँ पे इसमें टेबल में बने हुए फैक्टर्स हैं जो कि इंक्रीज एडीएच की सिक्रीशन करवा रहे हैं, और कुछ जो है वो डिक्रीज एडीएच करवा रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं कि जी जो ऑस्मोलैरिटी ईसीएफ की है उसकी कंट्रोल, और जो सोडियम की कंसंट्रेशन जो पहले हमने डिस्कस किया जो एडीएच कर रहा था, इसी तरह से थर्स्ट का भी क्या रोल है इसके अंदर। थर्स्ट को अगर हम देखें तो कॉन्शियसली डिज़ायर फॉर वाटर है, ठीक है। बहुत सारे इसके भी फैक्टर्स हैं दैट स्टिमुलेट द एडीएच सिक्रीशन आल्सो इंक्रीजेस थर्स्ट। काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है वो बिल्कुल सिमिलर उसके पॉइंट्स हम उसको देखेंगे कि जिस तरह से एडीएच की सिक्रीशन को जो फैक्टर्स जो है वो हाईलाइट कर रहे थे, इस तरह से थर्स्ट के भी वही फैक्टर्स हैं। अब एज अ फ्लूइड लॉस that occur through a sweating and a breathing and through the GI tract, fluid intake is regulated by the thirst mechanism. With the osmoreceptor ADH mechanism maintain precise control of ECF, osmolarity and sodium control. तो फ्लूइड इनटेक है ना वो थर्स्ट मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट होता है सबसे पहला, और उसके साथ साथ ऑस्मोरेसेप्टर एडीएच मैकेनिज्म। नर्वस सिस्टम के अंदर जो थर्स्ट के जो सेंटर्स हैं उसमें प्री ऑप्टिक एरिया अलॉन्ग विद एंटीरियर वेंट्रल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि वहाँ पे कुछ एरिया मौजूद है, प्री ऑप्टिक एरिया है एंटीरियर वेंट्रल रीजन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल का, और एंटीरियर हाइपोथैलेमस दैट प्रोमोट द एडीएच रिलीज आल्सो स्टिमुलेट थर्स्ट। अब ये वहाँ पे एडीएच रिलीज भी करवा रहा था प्री ऑप्टिक एरिया, और यहाँ पे ये थर्स्ट को भी स्टिमुलेट कर रहा है। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जो एक स्मॉल एरिया है व्हेन स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रिकली इट कॉज इमीडिएट ड्रिंकिंग दैट कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द स्टिमुलेशन लास्ट। अब होता क्या है कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल किसी एनिमल में देखें कि प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट करें तो उसमें होगा क्या कि सब्जेक्ट है या जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है फ़ौरन उठा के पानी पीना शुरू कर देगा। वो उस वक्त तक पानी पीता रहेगा जब तक कि ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कंटिन्यू रहेगी। ऑल दीज एरियाज टुगेदर आर कॉल्ड थर्स्ट सेंटर, ठीक है। तो ये जो एरियाज हैं प्री ऑप्टिक एरिया और उसका जो न्यूक्लियस है और एंटीरियर हाइपोथैलेमस में, ये सारा एरिया जो है वो थर्स्ट सेंटर बेसिकली कहलाता है। उसके साथ साथ ऑर्गेनम वेस्कुलोजम और लमिना टर्मिनालिस ये भी जो है इन्वॉल्व है इस थर्स्ट मैकेनिज्म के अंदर। थर्स्ट सेंटर न्यूरॉन्स जो है ना वो श्रिंक हो जाते हैं रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी इस तरह से ऑफ द सीएसएफ इन द थर्ड वेंट्रिकल और प्रोमोट ड्रिंकिंग। अब थर्ड सेंटर के भी जो न्यूरॉन्स हैं वो भी श्रिंक हो जाते हैं जब देखते हैं कि ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा और पानी कम हो गया ऑफ सीएसएफ इन द थर्ड वेंट्रिकल, और वो भी प्रोमोट करते हैं कि सब्जेक्ट जो है पानी उठाए, पानी पिए। अब इंक्रीज थर्स्ट हम देखेंगे उसी तरह से है, वही कुछ फैक्टर्स हैं उसके अंदर, ये स्पेशली तीन जो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज है, ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज है, बिल्कुल एडीएच वाला ही इंक्रीज एडीएच सिक्रीशन के लिए, और डिक्रीज एडीएच सिक्रीशन, डिक्रीज थर्स्ट में डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम बिल्कुल सेम ही है। लेकिन एक दो पॉइंट्स इसके अंदर हम देखेंगे कि इंक्रीज एंजियोटेंशन आ जाए दैट लीड्स टू इंक्रीज थर्स्ट एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ, और डिक्रीज थर्स्ट में हम देखेंगे कि इंक्रीज एंजियोटेंशन टू गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होगी उसकी थर्स्ट जो है वो स्टिमुलेट नहीं होगी।
स्टिमुलाइज के लिए क्या है, थर्स्ट के लिए इंक्रीज EC ऑस्मोलैरिटी, causes intracellular dehydration in the thirst centers and stimulating the sensation of thirst. उसके जो थर्स्ट सेंटर्स हैं वहाँ पर मौजूद इंट्रासेलुलर वो डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएंगे, प्री ऑप्टिक एरिया और न्यूक्लियस जो ब्लड वॉल्यूम अगर लॉस हो जाए बाय हैमरेज वो भी स्टिमुलेट करता है थर्स्ट को, इवन दो देयर माइट बी नो चेंज द प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। क्या हुआ है, वॉल्यूम कम हो गया ब्लड लॉस की वजह से, ऑस्मोलैरिटी में भी चेंज नहीं आया। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी में चेंज कब आएगा जब हम बहुत ज़्यादा फ्लूइड दे देंगे तो ऑस्मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। And this occurs because of neutral input from the cardiopulmonary and systemic arterial baroreceptors in the circulation. अब इसके साथ साथ होता क्या है कि जो ब्लड लॉस हुआ है किसी भी हेमरेज के अंदर वो भी जो है ऑस्मोलैरिटी में उस वक्त चेंज नहीं ला रहा until उसको ट्रीट ना किया जाए। अब हो क्या रहा है कि जो है थर्ड सेंटर क्यों ब्लड लॉस बाय हैमरेज में थर्ड सेंटर क्यों इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी हम देखेंगे न्यूट्रल इनपुट एक आ जाता है कार्डियोपल्मोनरी सिस्टमिक आर्टेरियल बैरोरेसेप्टर्स का थ्रू सर्कुलेशन। अगर वॉल्यूम कम है, ब्लड प्रेशर कम है तो फॉरन बैरोरेसेप्टर्स जो है वो एक्ट करना शुरू कर देते हैं। Angiotensin 2 भी है act on the subphonical organ and on the organ of vasculosum of the lamina terminalis. These regions are outside the blood-brain barrier. Dryness of mouth है, mucous membrane जो pharynx है वो अगर ड्राई हो जाए, esophagus, ये सारे elicit rapid sensation of thirst. The ability of animal and humans to meter fluid intake is important because it prevents overhydration. इंसानों को और जानवरों के अंदर एक मीटर और एक इंडिकेटर जो है ना एक फिट किया हुआ है, उनको पता है कि जी उन्होंने कितना पानी लेना है और कितना नहीं लेना। उससे होता क्या है कि उन्होंने बड़ा अपने हिसाब से अपने लेवल के हिसाब से पानी लेना है, ठीक है, तो दैट प्रिवेंट्स ओवर हाइड्रेशन, ज़्यादा पानी ना जो कंज्यूम करना। थ्रेशोल्ड क्या है, टू स्टिमुलेट द ड्रिंकिंग ऑस्मोलर कंसंट्रेशन जो है सोडियम की, अगर वो इंक्रीज हो जाए ना 2 MEQ भी अबव नॉर्मल तो थर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेटेड। देखिए ना 145 MEQ नॉर्मल रेंज है ये मैक्सिमम, अगर 2 से और हो जाए 147 हो जाए दैट लीड्स टू स्टिमुलेट द थर्स्ट सिस्टम। When either the ADH or the thirst mechanism fail, अगर ये दोनों फेल हो जाए तो होगा क्या, दोनों में से कोई भी एक फेल हो जाए, दूसरा सिस्टम जो है फौरन कंट्रोल करेगा EC ऑस्मोलैरिटी को भी, सोडियम कंसंट्रेशन को भी, और बड़ा इफेक्टिवली उसको जो है वो मॉनिटर करेगा, उसको चलाएगा। अगर दोनों सिस्टम फेल हो जाए तो क्या होगा, साइमल्टेनियसली थर्स्ट मैकेनिज्म भी काम नहीं कर रहा, ADH भी काम नहीं कर रहा, तो प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन और जो ऑस्मोलैरिटी है ना बड़ी पुअरली कंट्रोल होगी, चलाने के लिए जो है वो सिस्टम मौजूद नहीं होगा। यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड रिस्पांस दिखाया गया है ऑस्मोरिसेप्टर ADH एंड थर्स्ट मैकेनिज्म का इन कंट्रोलिंग द EC ऑस्मोलैरिटी एंड सोडियम कंसंट्रेशन। हमें रेड लाइन में यहाँ पे एक्स एक्सिस में नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ ये नॉर्मल लिखा हुआ है, एक ब्लू लाइन के अपोजिट हमें नजर आ रहा है ADH एंड थर्ड सिस्टम ब्लॉक लिखा हुआ है। तो सोडियम का इंटेक किया जाए अगर तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन नॉर्मल रहेगा, ऐसे ही है। अब अगर आप किसी सब्जेक्ट का ADH एंड थर्ड सिस्टम ब्लॉक कर दें तो क्या हो जाएगा, सोडियम का इंटेक भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसकी जो प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन है वो एबनॉर्मली हाई होना शुरू हो जाएगी, तो ये एबनॉर्मैलिटी लेकर आएगा, इसके अंदर उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा व्हेन ADH एंड थर्ड सिस्टम आर ब्लॉक्ड। अच्छा, एंजियोटेंसिन 2 का रोल और एल्डोस्टेरोन का इन कंट्रोलिंग द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी एंड द सोडियम कंसंट्रेशन। यहाँ पे एक और एक जंप ऑन करके आ गया, हम अगर रिकॉल करें पीछे से तो हमने देखा था कि ADH ऑस्मोरिसेप्टर सिस्टम एक मौजूद था जो कि इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी को सेंस कर रहा था। फिर हमने देखा कि ADH को चलाने के लिए कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस भी आ जाते हैं, वो किसको सेंस कर रहे हैं, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर को सेंस कर रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस जो है फाइनली पहले फेरोरिसेप्टर्स, आर्टेरियल बैरोरिसेप्टर और फिर कार्डियोपल्मोनरी बैरोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने के बाद ADH को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं और ADH का रिलीज करवा रहे हैं। उसके बाद हम एक नेक्स्ट और स्टेप पे आ जाते हैं, रोल ऑफ एंजियोटेंसिन 2 एंड एल्डोस्टेरोन। ये दो और अगेन हार्मोन्स हैं, ये भी EC की ऑस्मोलैरिटी और सोडियम की कंसंट्रेशन को वो रेगुलेट कर रहे हैं, इसको कंट्रोल कर रहे हैं। दोनों एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन में बाय द रेनिटिकुलस, क्योंकि एल्डोस्टेरोन क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 ये भी जो है वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है। So when sodium intake is low, increased level of these hormones stimulate the sodium reabsorption. किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर सोडियम की कंसंट्रेशन लो हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये दोनों हार्मोन जो है ना ये रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, एल्डोस्टेरोन भी और एंजियोटेंसिन 2। सो ये क्या काम करेंगे, ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स
और ये प्रिवेंट करेंगे कि सोडियम लॉस ना हो, बाहर एक्सीट आउट ना हो, इवन दो सोडियम इंटेक में बी रिड्यूस टू एज लो एज 10% ऑफ नॉर्मल। बेशक सोडियम की इंटेक कम हो जाए, नॉर्मल के भी 10% रहेगा, लेकिन फिर भी जो सिस्टम है एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन 2 का, ये क्या काम करेगा कि ये सोडियम जो होगा उसको एक्सीट आउट नहीं करने देगा। अगर हम देखें तो सोडियम एक्सीट आउट होता है नॉर्मली, लेकिन ये बिल्कुल उसको खत्म कर देगा, एक्सक्रीशन में नहीं लेकर जाएगा। ऑल दीज हार्मोन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम इन द ईसीएफ। हो क्या रहा है इसकी वजह से, एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन 2 की वजह से, कि ये तो ईसीएफ के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर रहा है। They also increase the ECF fluid volume by increasing reabsorption of water along with the sodium. अब ये भी इसकी एक क्वालिटी है कि वो एल्डोस्टेरोन जो है अपने साथ साथ ADH को भी लेकर आता है, तो ऑक्साइड ज़्यादा की तरफ जा रहा है, तो वाटर भी reabsorb हो रहा है। Therefore, angiotensin 2 and aldosterone have a little effect on sodium concentration extreme conditions। वैसे तो सोडियम की कंसंट्रेशन पे उनका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन जब एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती हैं तो फिर ये सोडियम की कंसंट्रेशन को जो है वो डील करता है, ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा रहा है, साथ में वाटर सोडियम की कंसंट्रेशन को अदरवाइज इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती हैं, जबकि बहुत ज़्यादा जो है वो वाटर लॉस हो जाता है, तो फिर ये सोडियम जो है वो लो हो जाता है इन डाइट, फिर ये दोनों हार्मोन्स जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन को मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें लेट डिस्ट्रिक्ट ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ये हमें नजर आ रही है, सोडियम क्लोराइड प्लस का ये आयन भी जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि एडीएच भी आया है, एडीएच भी आया है, ठीक है, लेट डिस्ट्रिक्ट ट्यूब्यूल के ऊपर, और एडीएच ने अपने साथ पानी भी अंदर लेकर जा रहा है, ठीक है, पानी भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सोडियम भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर भी इसके साथ रीअब्जॉर्ब हो रहा है। The effect of plasma sodium concentration on changing sodium intake more than 6 folds under two conditions। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखते हैं, अगर सोडियम का हमें यहाँ पे प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन वाई एक्सिस में नजर आ रही है 100, 110, 120, 130, 140, हमने यहाँ पे देखा था बिल्कुल 142 के बराबर में ना, ये एक नॉर्मल की रेड लाइन यहाँ पे। फिर एक्स एक्सिस में देखिए सोडियम इनटेक है एंड मिली इक्विवेलेंट्स 30, 60, 90, 120 एंड सो ऑन। अब हम इसमें देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ लार्ज चेंज इन सोडियम इनटेक ऑन ईसीएफ सोडियम कंसंट्रेशन। एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया गया अंडर नॉर्मल कंडीशंस, रेड लाइन, ये रेड लाइन शो कर रही है कि एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल था जिससे सोडियम का इंटेक जो है दिया गया, लार्ज चेंज इन सोडियम इंटेक, चेंज आया ऑन ईसीएफ सोडियम कंसंट्रेशन इन डॉग्स अंडर नॉर्मल कंडीशन। And after the aldosterone feedback system has been blocked, ये blue line जो हमें इसमें नजर आ रही है उसको भी ब्लॉक किया गया। फिर सोडियम की कंसंट्रेशन इज मेंटेन्ड रिलेटिवली कांस्टेंट ओवर द वाइड रेंज ऑफ सोडियम इंटेक्स विद और विदाउट एल्डोस्टेरोन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें जो है देखा गया कि जो प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन है उसमें जो इफेक्ट आता है ऑन चेंजिंग द सोडियम इंटेक वो 6 गुना ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। एक नॉर्मल कंडीशन दिखाई गई थी हमें, यहाँ पे एक डॉग है उसका सोडियम इंटेक ज़्यादा था और बड़ा थोड़ा सा जो है वो चेंज आया 142, प्लाज्मा में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया उसकी, क्यों हुआ क्या था उसकी भी हम रीज़न अभी डिस्कस करते हैं। और उसके बाद दूसरा हमने देखा कि आफ्टर एल्डोस्टेरोन फीडबैक सिस्टम वाज ब्लॉक्ड बाय रिमूविंग द एड्रेनल ग्लैंड। आपने इसको कैसे ब्लॉक कर दिया, उसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल में एल्डोस्टेरोन सिस्टम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, आप उसका एड्रेनल ग्लैंड ही रिमूव कर दिया, ठीक है। When sodium intake was increased 6-fold, intake लिया गया, कंज्यूम किया गया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो थी उसकी सोडियम की चेंज ओनली अबाउट 1 to 2% ऑफ इन ईदर केसेस। चाहे आप एल्डोस्टेरोन सिस्टम ब्लॉक करते हैं, चाहे आप उसको नॉर्मल रखें, आपने उस सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंटल एनिमल में देखा कि सोडियम जो है वो आपने 6 गुना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है, प्लाज्मा में उसकी कंसंट्रेशन चेंज है ना 1 से 2% है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। एंड दिस इंडिकेट्स that even without a functional aldosterone feedback system, plasma sodium concentration can be well regulated। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। इनटेक आपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल को कराया, उसके प्लाज्मा में जो सोडियम की कंसंट्रेशन में जो चेंज आया, प्लाज्मा में जो चेंज आया वो 1 to 2% आया यहाँ पर। फिर आपने एल्डोस्टेरोन सिस्टम ब्लॉक कर दिया, फिर भी इसका जो चेंज है ना वो उतना ही रहा। क्यों? ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि फंक्शनल एल्डोस्टेरोन का फीडबैक सिस्टम ना हो, फिर भी प्लाज्मा के अंदर जो सोडियम की कंसंट्रेशन है बड़ी रेगुलेट रहती है। द सेम टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट हैज बीन कंडक्टेड
एंजियोटेंसिन 2 फॉर्मेशन विद द सेम रिजल्ट। फिर उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट एक एंजियोटेंसिन 2 जो है फॉर्मेशन उसको ब्लॉक करने के लिए किया, तब भी उन्होंने देखा कि प्लाज्मा में सोडियम की कंसंट्रेशन थी उसमें बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जी एडीएच और ऑस्मोरिसेप्टर सिस्टम, थर्स्ट मैकेनिज्म और ये सारे जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रेगुलेट कर रहे हैं सोडियम को, ठीक है। सो अगर एल्डोस्टेरोन के फीडबैक सिस्टम को अगर ब्लॉक कर दिया जाए, एंजियोटेंसिन 2 फॉर्मेशन को ब्लॉक कर दिया जाए इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, तो बहुत ही मामूली सा चेंज आता है 1-2%, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी कोई बात ना समझ आई तो चलेंगे हम नेक्स्ट चलते हैं। Why change in angiotensin 2 and aldosterone do not have a major effect on plasma sodium concentration? ये बात भी माइंड में आ रही है। क्यों चेंज हुआ angiotensin 2 में भी और aldosterone में भी और प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन पे इफेक्ट नहीं कर रहा? बहुत इंपॉर्टेंट इसके दो मेजर रीजंस हैं। नंबर 1, एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन जो है वो दोनों इंक्रीज कर रहे हैं बोथ सोडियम एंड वाटर रिएब्जॉर्प्शन बाय द रीनल। ऐसे ही ये हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये सोडियम को भी रीअब्सॉर्ब करा रहा है, वाटर को भी बाय रीनल ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब कर, लीडिंग टू इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एंड सोडियम क्वांटिटी, बट लिटिल चेंज इन सोडियम कंसंट्रेशन। ऐसा ही है, एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन दोनों सोडियम को भी इंक्रीज कर रहे हैं, वाटर भी रीअब्सॉर्प्शन कर रहे हैं बाय द रीनल ट्यूब्यूल और इंक्रीज, ठीक है। इसीलिए अगर ये पानी भी इसके साथ जा रहा है ना सोडियम के साथ, तो वो हाइपर आपको ज़्यादा ऑस्मोलर नज़र नहीं आएगा, वो ठीक है, उसको बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा। तो सोडियम की जो क्वांटिटी है वो बहुत लिटिल चेंज आता है। वो क्यों? क्योंकि उसके साथ सोडियम के साथ पानी भी रिएब्सॉर्ब। Number 2, as long as the ADH thirst mechanism is functional, any tendency towards increased plasma sodium concentration is compensated for by increased water intake. बाद में भी बता चुकी, क्योंकि जी अगर ये एंजियोटेंसिन 2 का सिस्टम अगर ब्लॉक कर दिया जाए एल्डोस्टेरोन का, जब तक ADH थर्स्ट मैकेनिज्म फंक्शनल है, कोई भी ऐसा काम जिसमें प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है, वो कंपनसेट हो जाएगी। कैसे? अगर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो थर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा और वो सब्जेक्ट जो है वो एडीएच को रिलीज करवाएगा। एडीएच ने जो है वो वाटर रीअब्सॉर्ब करना और डाइल्यूट करना है ईसीएफ फ्लूइड को बैक टुवर्ड्स नॉर्मल। सो एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन दोनों सोडियम और वाटर दोनों को रीअब्सॉर्ब करवा रहे हैं, और उसके साथ साथ जब तक एडीएच थर्स्ट मैकेनिज्म मौजूद है, कहीं भी प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई उसको कंपनसेट कर लेता है बाय इंक्रीज वाटर इनटेक और इंक्रीज प्लाज्मा एडीएच एक्सक्रीशन। अब वो क्या करता है? ईसीएफ फ्लूइड को फिर डाइल्यूट कर देता है बैक टुवर्ड्स नॉर्मल। ADH thirst system for overshadow the angiotensin 2 and aldosterone system for regulating the sodium concentration under normal conditions. नॉर्मल कंडीशन में काम करेगा, एडीएच थर्स्ट सिस्टम जो है ना वो उनके ऊपर छा जाता है, बिल्कुल उनके ऊपर बिल्कुल हाईलाइट हो जाता है, वो उनको छुपा देता है एंजियोटेंसिन के इफेक्ट को और एल्डोस्टेरोन के सिस्टम को, क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन इन नॉर्मल कंडीशन जो है वो एडीएच थर्स्ट सिस्टम जो है वही इसको रेगुलेट कर रहा है। Even in patients with primary aldosteronism who have extremely high levels of aldosterone, the plasma sodium concentration is usually increase only about 3 to 5 mg above normal. ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें प्लाज्मा एल्डोस्टेरोनिज्म हो चुका है प्राइमरी, तो हम प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म हो चुका है, इसका मतलब है कि उन्हें ट्यूमर है एल्डोस्टेरोन का, जोना ग्लोमेरुलस, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड, और उसकी वजह से हुआ कि एल्डोस्टेरोन की लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन प्लाज्मा में सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। कितनी है? ज़्यादा 3 to 5 mg ज़्यादा है अबव नॉर्मल। 145 मिली इक्विवेलेंस जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन है, 140 से 145 तक, तो वो 3 से 5 mg अबव नॉर्मल जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन। और बाकी वो क्या काम करेगा? एडीएच थर्स्ट सिस्टम के जरिए जो है वो पानी भी रीअब्सॉर्ब करना शुरू करेगा। एडिसन्स डिजीज अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस कॉज्ड बाय लॉस ऑफ एल्डोस्टेरोन, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन जिसमें एल्डोस्टेरोन लॉस होना शुरू हो जाए, हम कह रहे हैं कि एडिसन्स डिजीज है। There is a tremendous loss of sodium by the kidney, which can lead to reduction in plasma sodium concentration. हम ये कह रहे हैं कि जनाब अगर लॉस होना शुरू हो जाए, इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाए एल्डोस्टेरोन,
किसी डिजीज़ की वजह से, एल्डोस्टेरोन ग्लोमेरुलस बहुत एडिशन डिजीज़ हो जाए, तो क्या हो जाएगा, सोडियम का लॉस हो जाएगा बाय द किडनीज और बहुत बुरी तरह से प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज हो जाएगी. वन ऑफ द रीजन फॉर दिस that large losses of sodium eventually cause severe volume depletion. आप देखें एल्डोस्टेरोन नहीं है तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ऐसे ही अगर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो सब पानी सारा बाहर निकलता जाएगा क्योंकि सोडियम अपने साथ पानी को लेकर आता है ना. एंड डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर विच कैन एक्टिवेट द थर्स्ट मैकेनिज्म through the cardiovascular reflexes. ठीक हो गया. And it leads to further dilution of the plasma sodium concentration, even though the increased water intake help to minimize the decrease in body fluid volumes under this condition. And there are extreme situations in which the plasma sodium concentration may change significantly even with functional ADH. अब एडीएच डिजीज में क्या हो रहा है, बिल्कुल एल्डोस्टेरोन मौजूद नहीं है, सोडियम लॉस हो रहा है, सोडियम के लॉस होने की वजह से जो है वो वाटर भी लॉस हो रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से वॉल्यूम लॉस हुआ, ब्लड प्रेशर कम हो गया. ब्लड प्रेशर जैसे ही कम हुआ फर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया थ्रू कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस और उसने क्या किया, फर्दर जो है वो प्लाज्मा सोडियम को जो है वो डाइल्यूट कर दिया. क्योंकि कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस क्या करेंगे, क्या कम करेंगे, वो वहाँ से अपनी थर्स्ट मैकेनिज्म और एडीएच को रिलीज कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि वो डाइल्यूट हो जाए फर्दर प्लाज्मा. और फिर इंक्रीज वाटर इनटेक हेल्प टू मिनिमाइज द डिक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम. तब तक पानी भी, क्योंकि थर्ड सिस्टम भी एक्टिवेट हो रहा है, अब पानी भी पी रहा है, एडीएच की वजह से जो है वो वाटर रीअब्जॉर्ब भी हो रहा है, तो ईसीएफ तो उसका जो है वो प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन जो मौजूद थी वो तो डाइल्यूट हो गई है. एक्सट्रीम कंडीशन में प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन चेंज करती है सिग्निफिकेंटली इवन विद इन फंक्शनल एडीएच फर्स्ट मैकेनिज्म. वो एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एडिसन डिजीज भी थी. सॉल्ट एपिटाइट mechanism है again for controlling the ECF blood sodium concentration and volume. Maintenance of normal ECF volume and sodium concentration requires a balance between sodium excretion and intake. अब हम एक फाइनल बिल्कुल इसको कवर अप कर रहे हैं सारे टॉपिक को. ECF का वॉल्यूम और सोडियम की जो कंसंट्रेशन है उसके बैलेंस के लिए ज़रूरी है कि सोडियम की एक्सक्रीशन और उसका जो इंटेक हो वो बैलेंस होना चाहिए, उसमें होमोस्टेसिस होना चाहिए. Nowadays, salt intake is 100 to 200 MEQs per day, even though humans can survive and function normally on 10 to 20 MEQs per day. हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आजकल क्योंकि सॉल्टी फूड आ रहे हैं और बड़ा कमर्शियल पैकिंग में चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे नमक के साथ हैं, तो पर डे के हिसाब से 100 to 200 MEQ अगर दिया जाता है सॉल्ट इंटेक है तो ठीक है. लेकिन जो ह्यूमन है उनकी सर्वाइवल जो है वो सिस्टम जो है वो 10 MEQ अगर इंटेक पर डे भी दिया गया तब भी बड़ा काम चल रहा था. देयर इज ऑल्सो बिहेवियरल ड्राइव टू ऑब्टेन सॉल्ट व्हेन देयर इज सोडियम डेफिशिएंसी इन द बॉडी. उसके अलावा जब भी बॉडी में सोडियम कम हो जाता है तो सब्जेक्ट जो है वो सॉल्टी चीज़ें ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें जो है कंज्यूम करना शुरू करते हैं. ये एक बिहेवियरल ड्राइव भी होती है. Addison's disease, there is a deficiency of aldosterone secretion, which causes excessive loss of sodium in the urine and leads to decreased ECF volume and decreased sodium concentration. Both these conditions are desired to solve. एडिसन डिजीज के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर क्योंकि सोडियम भी लॉस हो रहा है, वाटर भी लॉस हो रहा है, उनका बड़ा दिल चाहता है हम सॉल्टी फूड जो है या सॉल्ट जो है वो कंज्यूम करें. स्टिमुलाई फॉर सॉल्ट एपिटाइट. अब सॉल्ट एपिटाइट के लिए जो वो स्टिमुलाई अगर हम देखें उसमें डिक्रीज ECF सोडियम कंसंट्रेशन है. ECF में अगर सोडियम की कंसंट्रेशन कम है ये सॉल्ट एपिटाइट जो है वो सब्जेक्ट को लेकर जाएगा. डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर एसोसिएटेड विद सर्कुलेटरी इनसफिशिएंसी. ब्लड प्रेशर कम है, वॉल्यूम कम है और सर्कुलेटरी इनसफिशिएंसी है. अगेन ये सॉल्ट एपिटाइट के लिए स्टिमुलाई की तरह काम करते हैं. ये स्टिमुलेट करते हैं कि सब्जेक्ट सॉल्ट कंज्यूम. These are the same major stimuli that elicit the thirst. Salt की कमी होना ये भी थर्स्ट को जो है वो स्टिमुलाई कर रहा है. कौन कौन से? ECF में सोडियम की कंसंट्रेशन कम होना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाना, ये भी जो है वो मेजर स्टिमुलाई है टू elicit the thirst. कुछ न्यूरोनल सेंटर्स हैं AV3 की रीजन में, एंटीरोवेंट्रल रीजन और थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, ये भी कुछ इन्वॉल्व है बिकॉज लीजन इन दीज रीजन फ्रीक्वेंटली अफेक्ट बोथ थर्स्ट
एंड सॉल्ट एपेटाइट साइमल्टेनियसली इन एनिमल्स। एनिमल्स में एक्सपेरिमेंट किया गया AV3 रीजन जो है उसको भी जो है वो देखा गया। तो वहाँ पे जब उसको रीजन दिए गए तो हमने देखा कि वो जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी जिनका AV3 रीजन जो है वो डैमेज किया गया या उसको एक्सपेरिमेंटली उसको देखा गया। तो वहाँ पे जो उसकी थर्स्ट है या सॉल्ट एपेटाइट है वो एनिमल्स में जो है वो भी सर्कुलेटरी रिफ्लेक्सेस जो हैं वो भी इलिसिट होते हैं बाय द लो ब्लड प्रेशर और डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ये भी अफेक्ट करते हैं बोथ थर्स्ट एंड सॉल्ट एपेटाइट। ठीक है, किसी का ब्लड प्रेशर कम है, किसी का ब्लड वॉल्यूम कम है, थर्स्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, इनिशिएट हो जाएगा और सब्जेक्ट की जो ड्राइव है टूवर्ड्स टेकिंग सॉल्ट एपेटाइट वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको रिकैप करें तो हमने डिस्कस किया है कल और आज वाला जो हमारा लेक्चर था उसको सम अप करें, इसमें कुछ पॉइंट्स और भी ऐड हो गए थे। ADH ऑस्मो रिसेप्टर एक हमारा सिस्टम है बॉडी के अंदर नॉर्मली एनिमल्स में मौजूद है। उसे फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में भी कुछ टेस्टिंग करके भी देखा। ADH सिस्टम जो है ऑस्मो रिसेप्टर सिस्टम वो इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी को जो है वो सेंस करता है। ऑस्मोलैरिटी को सेंस करने की वजह से जो एक्टिवेट होता है और फाइनली उसने ADH रिलीज कराना है। ADH रिलीज होके जो है वो प्लाज्मा में गया, प्लाज्मा से सर्कुलेशन से किडनी टिब्यूल्स पे गया, फिर रिसेप्टर पे अटैच हुआ और फिर सोडियम की वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा है। ठीक है, और फाइनली उसने क्या काम किया कि उसने उसको बैक टूवर्ड्स नॉर्मल लिया है, जो भी वाटर लॉस था जिसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा। उसके बाद हमने देखा थर्स्ट मैकेनिज्म भी जो था ना वो भी कुछ इसी तरह से काम कर रहा है। थर्स्ट मैकेनिज्म भी बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से ADH काम कर रहा है। लेकिन थर्स्ट मैकेनिज्म में एक ड्राइनेस ऑफ माउथ का एक पॉइंट आ जाता है कि ड्राइनेस ऑफ माउथ है क्योंकि थर्स्ट को जो है वो स्टिमुलेट करती है। उसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि अगर ब्लड प्रेशर लो है थर्स्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो जाता है। लो जो है वो ब्लड वॉल्यूम है, थर्स्ट मैकेनिज्म जो है वो इनिशिएट हो जाता है। और सॉल्ट एपेटाइट की भी अगर बात करें तो सॉल्ट एपेटाइट में बिल्कुल वही फैक्टर्स आ जाते हैं कि किसी सब्जेक्ट के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई है, ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड प्रेशर कम है, सर्कुलेटरी इनसफिशिएंसी है, ये एक स्टिमुलाई आ जाते हैं जो इलिसिट थर्स्ट। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को बात ना समझ आई हो तो ही कैन इजीली आस्क मी एनी क्वेश्चन। मेरे ख्याल में बड़ा रिपीट भी हो गई हैं काफ़ी चीज़ें इसमें ताकि आप लोग ये पॉइंट्स और ये जो मैकेनिज़म्स हैं। थर्स्ट मैकेनिज़्म था एक ADH वाला सिस्टम था। फिर हमने देखा कि एल्डोस्टेरोन है और एंजियोटेंसिन 2 है, उनका भी इसके अंदर रोल था ADH सिस्टम के साथ। और फाइनली एक डिजीज़ भी हमने एडिसन्स डिजीज़ भी प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म को भी डिस्कस किया है। अगर इन डिजीज़ स्टेट में एक्सट्रीम कंडीशन में कुछ चेंजेस आ जाती हैं वो भी हमने डिस्कस किए। यहाँ तक किसी बच्चों को अगर ना समझ आइए। अच्छा जी, आप लोग जो है आप लोग इंशाल्लाह टेस्ट आने वाला है नेक्स्ट आप लोग का रीनल का 21 आई थिंक 21 और 23 ऑफ मे को। उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा। वो रीनल 1 है, होपफुली हो सकता है कि वो बिल्कुल रीनल का भी हो, तब तक इंशाल्लाह रीनल आप लोग ख़त्म हो चुका होगा। रीनल में आप लोगों को समझ आ रही हैं चीज़ें या people can have any difficulty in understanding the renal? बच्चों आप लोग सुन रहे हैं मुझे? मैम चैप्टर फॉर रीनल 1 चैप्टर फॉर रीनल 1 इंशाल्लाह ताला जो 25, 26, 27 और 28 तो हैं ही और 4 चैप्टर जो शुरू वाले क्योंकि 8 चैप्टर्स हैं टोटल इसके 29, 30, 31 और 32 वाला जो चैप्टर 4 वो रीनल 2 में आ जाएंगे। सो पहले वाले जो शुरू के जो 4 चैप्टर है रीनल 1 में आएंगे और आपको मजीद बता दिया जाएगा कि इसके मतलब टेस्ट जो है वो होने वाले हैं। आइदर एक ही टेस्ट है तो फिर ज़्यादा सारा ही रीनल इंक्लूड हो जाएगा और अगर 2 हैं तो 4 चैप्टर्स आ जाएंगे उसके। अगर कोई अभी भी कह रहा है कि मैं ये जो हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा
कोई ऐसा बच्चा जिसे अभी बिना समझ आई हो, यहाँ तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं? बच्चों, तो आप लोग सो रहे हैं क्या? नो आंसर? हमारा जो टॉपिक था ऑस्मोरिसेप्टर एजीएच सिस्टम, उसको काफ़ी जो है डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, टेस्ट के सदमे में से आप लोग निकल आए, स्टेज अभी भी है, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे। सारे बाकी समझ आ गई हैं, गुड। इन सदमों में मत रहा करें, यू पीपल हैव एन वेरी सेफ टाइम्स। घरों में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना ख्याल रखें और स्टडी हार्ड। ये बहुत अच्छा मौका है कि अभी अगर आप फारिग हैं, घर में हैं, तो अपने सारी चीज़ें जो कवर अप करने वाली हैं, तो सर आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम्स में या जब हम इंशाल्लाह सब ज्वाइन करेंगे तो आप लोग की जो है वो तैयारी बड़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन हो। अच्छा जी, कोई बच्चा मुझे बताएगा अभी, बेशक मुझे बस में मैसेज करके बता दें कि एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन दोनों जो डू नॉट हैव एन मेजर इफेक्ट ऑन प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन। क्यों? अभी मैं बता चुकी हूँ। कोई एक बच्चा, उसके 2 रीजंस मैंने डिस्कस किए थे। कोई एक बच्चा है ऐसा जो कि ये बता सके कि वो क्यों जो है इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया। एनीवन? एनीवन टाइगर? कोई मुझे ये बताएगा उसकी रीजन कि व्हाई एंजियोटेंसिन 2 एंड एल्डोस्टेरोन do not have a major effect on plasma sodium concentration. क्यों? बच्चों, मोबाइलों पे तो आप लोगों की टाइपिंग बड़ी फास्ट होती है, 2 लाइनों में बता दे कोई, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने मेरे पॉइंट्स जो है वो सुने अच्छे तरीके से। ड्यू टू एजीज थर्स्ट मैकेनिज्म, दैट्स गुड, एक्सीलेंट। और जावेद? अच्छा जी, और दूसरा क्या मैकेनिज्म था इसका? एक रीजन भी थी। बोथ एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन, ये दोनों क्या काम कर रहे थे? ये दोनों सोडियम को भी रीअब्सॉर्ब कर रहे थे, वाटर की भी रीअब्सॉर्प्शन कर रहे थे थ्रू रीनल ट्यूब्यूल्स एंड लीडिंग टू इंक्रीज ईसीएफ वॉल्यूम एंड द सोडियम क्वांटिटी बट लिटिल चेंज इन सोडियम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये 2 मेजर रीजन है। नंबर 1 इज एडीएच था सिस्टम मौजूद ही था, और दूसरा एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन दोनों सोडियम वाटर दोनों को रीअब्सॉर्ब करा के पानी और सोडियम को इक्वलाइज किया। ठीक हो गया? गुड जी, गुड देयर, गुड जावेद। यहाँ तक बच्चों, अगर आप में से अभी भी किसी को कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो हम अभी भी आप डिस्कस कर सकते हैं। थर्स्ट के लिए स्टिमुलाई कौन कौन से हैं? एनीवन? स्टिमुलाई फॉर थर्स्ट? एनीवन आंसर? स्टिमुलाई फॉर थर्स्ट? 2 पॉइंट्स। ये भी हम अभी एक टेबल में डिस्कस कर चुके हैं। स्टिमुलाई फॉर थर्स्ट
Increase osmolarity, yes, good, हसीब जा रही है. And next point, increase osmolarity, very good. और क्या point हो सकता है? Osmolarity हो गई, फिर yes, dehydration, decrease BP, hypertonicity, very good. एमन एंड मोहम्मद साला, दैट्स वेरी गुड. इसका मतलब आप लोग सुन भी रहे हैं, थोड़ी समझ भी आ रही है चीज़ों को. ओके. इसके अलावा और बड़े लोकल से ये तो हम प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी और ये ब्लड और ये सारा उसमें देखेंगे. और क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो सब्जेक्ट खुद बताए कि ये मुझे प्यास लग रही है, और क्या चीज़ें हो सकती हैं बड़े कॉमन से बच्चे भी हमें बता देते हैं. लो आर्टीरियल प्रेशर, दैट्स वेरी गुड. और क्या हो सकता है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे बच्चे ही बता देते हैं. इंक्रीज इन एंजियोटेंसिन 2, यस, गुड. सेहत. एक और एक पॉइंट, हाइपरग्लाइसीमिया, चलें ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया. और इसके अलावा और क्या है? ड्राइनेस ऑफ माउथ, यस, दिस इज द मेन पॉइंट. ठीक है, ड्राइनेस ऑफ माउथ है और ये भी सेंसेशन एलिसिट करता है फॉर सेंसेशन ऑफ थर्स्ट. ठीक है, चलें जी, गुड हो गया. उसके अलावा ऑस्मोलर थ्रेशोल्ड कितना होता है स्टिमुलस फॉर ड्रिंकिंग? ऑस्मोलैरिटी में कितना चेंज आ जाए? ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड चिल्ड्रन कंप्लेनिंग ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस ऑफ फास्टिंग, एग्जैक्टली. मेरे ख्याल में सालार के घर में ये हो रहा है. इनिशियल स्टेजेस ऑफ फास्टिंग में बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि जी मुंह सूख रहा है मेरा, है ना. अच्छा जी, इसके अलावा थ्रेशोल्ड क्या है फॉर सोडियम? सोडियम का कितना थ्रेशोल्ड होता है जो फौरन स्टार्ट हो जाती है, थर्स्ट स्टार्ट हो जाती है? कितना थ्रेशोल्ड होना चाहिए तो थर्स्ट मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करें? सोडियम की कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज होनी चाहिए दैट एक्टिवेट द थर्स्ट मैकेनिज्म? एनीवन? बहुत अच्छे जवाब के. 2 MEQs, वेरी गुड. अब नॉर्मल कितना होता है? एनीवन? नॉर्मल सोडियम कंसंट्रेशन? नॉर्मल सोडियम कंसंट्रेशन कितनी होती है? 2 MEQ बढ़ गई, ठीक है, नॉर्मल से 2 बढ़ गई. नॉर्मल कितनी होती है? नॉर्मल सोडियम कंसंट्रेशन प्लाज्मा में कितनी होती है, जिससे हम कह रहे हैं कि 2 मिली इक्विवेलेंट्स बढ़ जाएं तो फिर थर्स्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो जाता है? एनीवन? नॉर्मल सोडियम कंसंट्रेशन? हाँ जी, नॉर्मल कंसंट्रेशन बच्चों इट्स 140 to 145 MEQs. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. होपफुली आप लोग जी. मैम लेक्चर का टाइम खत्म हो गया, मैम वेट कर रही है.